हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन आंसर। और ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इनका जो पहला टॉपिक हम लोगों ने किया था वो था नेपोलियन बोनापार्ट राइज एंड फॉल। इसका एक क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एवेल्युएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम, एलुसिडेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। और एक और क्वेश्चन इससे से रिलेटेड, व्हाट चेंजेस डिड रिलीज नेपोलियंस इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का मतलब है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया था उन इलाकों में जहाँ पे उसने कब्जा किया था या फिर फ्रांस के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, Napoleon introduced many reforms in Europe that he had already implemented in France. However, by stabilizing monarchy, Napoleon had also destroyed democracy in France. Napoleon ने बहुत सारे रिफॉर्म्स यूरोप और फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। इसके बावजूद जब नेपोलियन ने खुद को मोनार्क या राजा घोषित किया, उस समय इसने फ्रांस के अंदर जो डेमोक्रेसी थी उसको भी बर्बाद कर दिया था। Point 2, in the administrative field, his reform had some of revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे वो बड़े ही रेवोल्यूशनरी थे। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल जो थे बड़े ही काम के थे, रैशनल और इफिशिएंट थे। थर्ड नंबर पॉइंट, द सिविल कोड ऑफ 1804, also known as the Napoleonic Code, put an end to all privileges based on birth, stabilized equality before the law, and protected the right to property. This code was also implemented in the regions under French control. तो जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, इसने सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को ख़त्म कर दिया था। मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और क्लर्जी का बेटा क्लर्जी नहीं बनेगा, जिसमें जो काबिलियत होगी वो बन सकता है। इसके अलावा उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टार्ट किया, मतलब सारे कानून के सामने बराबर होंगे, ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। और साथ ही साथ लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया कि उनकी ज़मीन है या उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो उन्हीं का रहेगा। ये कोड इम्प्लीमेंट सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, उसने जितने भी अलग अलग जगहों को जीता था वहाँ पे भी लागू किया। इन द डच रिपब्लिक, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. इसके अलावा डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी के अंदर जब उन्होंने कब्जा किया था, उसके बाद वहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई किया। वहाँ पे चल रहे फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम होता था कि ऐसा माना जाता है कि जो राजा है वो ईश्वर का बेटा है और जो ज़मीन है वो राजा का है। तो राजा इतने बड़े ज़मीन को नहीं चला पाता है, इसलिए वो क्या करता है, लॉर्ड्स को, अपने कुछ लोगों को उस ज़मीन को बांट देता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ से टैक्स देना। और जो लॉर्ड होता है वो आम जनता को वो ज़मीन खेती किसानी के लिए देती है और कहती है कि तुमको 2 शर्त पे मिलेगा, तुम्हें इसमें से जो भी उगाओगे उसका टैक्स देना होगा, साथ ही साथ जब भी कभी वॉर होगा, युद्ध होगा, तुम्हें सैनिक की तरह लड़ना होगा। तो ये फ्यूडल सिस्टम था। दूसरा था सर्फडॉम। सर्फडॉम में आपको ज़मीन जब देते हैं तो उसमें अगर कुछ लगाना है, गेहूं चावल, तो लॉर्ड से ही वो लोग उधार लेते थे पैसा। अगर पैसा नहीं चुका पाते थे तो वो अपने आप को ही बेच देते थे। इस तरह से वो लॉर्ड के गुलाम बन जाते थे मरने तक। और तीसरा है मनोरियल ड्यूज। तो ये जो उधार होता था सर्फडॉम के अंदर, अगर ये चीज़ नहीं चुका पाते थे तो गुलाम बनते थे। तो इन ड्यूज को नेपोलियन बोनापार्ट ने सब खत्म करवा दिया था। इन द टाउन्स ही रिमूव्ड गिल्ड restriction and improved transport and communication system. Peasants, artisans, worker, new businessmen enjoyed a new found freedom. तो शहरों के अंदर उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। ये गिल्ड क्या है? गिल्ड होता था किसी पर्टिकुलर काम को लेकर के एक ग्रुप बनाते थे। अब अगर कोई मूर्ति बनाता है तो मूर्तियों का जितने भी मूर्तिकार हैं उनका एक अलग ग्रुप होता था। अब प्रॉब्लम ये था कि राजा के टाइम में कोई एक आदमी ही एक काम को कर सकता था
अब जैसे मुझे भी मूर्ति बनाना आता है, किसी और को आता है, राजा ने मुझे अपॉइंट किया है, तो मेरे अलावा उस जगह कोई और मूर्ति नहीं बना सकता है। तो ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे इसको हटा दिया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी सुधार किए गए। इस तरह से जो पीजेंट्स थे, किसान, आर्टिसियंस, वर्कर और न्यू बिजनेसमैन थे, इनको नया नया फ्रीडम मिला था। 6 नंबर, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स realize the importance of uniform law, standardized weights and measure for their business growth. Introduction of a common national currency facilitated the transport of goods and capital from one region to another. तो जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, इनको रियलाइज हुआ कि अगर सारे कानून एक जैसे हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, सारे वेट सिस्टम, आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा हर जगह पे अलग अलग वेट था, कहीं पे अगर कम है कहीं पे ज़्यादा, तो उसको एक कर दिया गया। साथ ही साथ बिजनेस ग्रोथ हुआ इसके वजह से, क्योंकि अब मैं कहीं भी कोई भी सामान लेके जाऊंगा तो उसका वजन या फिर मेजरमेंट कम या ज़्यादा नहीं होने वाला। तो इसमें करेंसी का भी प्रॉब्लम नहीं होता था, करेंसी को भी एक कर दिया गया। इस तरह से कोई भी करेंसी कहीं पे भी नहीं ले जाना है, एक ही करेंसी हर जगह चलने वाली। और इस तरह से गुड्स एंड कैपिटल का एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट हुआ और उनका बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो गया। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कांग्रेस ऑफ वियना 1815, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द डिसीजंस टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर 1815। तो कंजर्वेटिव्स यहाँ पे कहा गया है वो जो राजा थे या फिर मोनार्की से रिलेशन रखते थे, और इन लोगों ने कांग्रेस ऑफ वियना के बाद या उस समय क्या क्या डिसीजन लिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन को हराया गया था 1815 वाटरलू के वॉर में, तो उसके बाद क्या हुआ, उसी से क्वेश्चन है। मेंशन द आफ्टर मैथ ऑफ द डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के डिफीट के बाद आफ्टर मैथ, उसके बाद क्या क्या हुआ। तो आंसर है द आफ्टर मैथ ऑफ डिफीट ऑफ नेपोलियन वर एज फॉलोज। पहला नंबर, इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe। तो 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने नेपोलियन को हराया था और कलेक्टिवली मिले वियना के अंदर और वहाँ पे बैठ करके सेटलमेंट कर रहे थे। ये वियना जो है ये राजधानी थी ऑस्ट्रिया की, और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। सेकेंड नंबर पॉइंट, द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच होस्टेड द कांग्रेस। तो यहाँ बता दें कि ये चांसलर का मतलब होता है किंग, एक तरह से राजा। तो ये जो ड्यूक मेटरनिच थे, इन्होंने ही कांग्रेस को होस्ट किया था, मतलब इस मीटिंग को होस्ट किया था। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलिक वॉर। तो इस डेलीगेट्स मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर और बाकी जितने भी राजा या फिर जो भी चांसलर आए हुए थे बाकी देशों से, उन लोगों ने मिल करके ट्रीटी ऑफ वियना 1815 को बनाया। और बनाने के बाद मेन इसमें जो काम किया गया था वो ये था कि नेपोलियन के टाइम में जो जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उन चेंजेस को अनडूइंग करेंगे, मतलब फिर से वापस हटा दिया जाएगा। As a result of the treaty, Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Parliament in the south। तो इस ट्रीटी के हिसाब से जो जो ज़मीनों को नेपोलियन ने जीता था फ्रांस और फ्रांस के बाहर, उन सब को अलग अलग देशों में बांटा जा रहा था। नीदरलैंड को अलग दे दिया गया बेल्जियम के साथ, उसके बाद नॉर्थ में जेनेवा और इसको पैडमेंट के साथ जोड़ दिया गया। पैडमेंट जो है उस समय इटली का ही एक पार्ट हुआ करता था। 4 नंबर, प्रूसिया was given new territory on its western frontier while Austria was given control of northern Italy। प्रूसिया को न्यू टेरिटरीज मिली वेस्टर्न फ्रंटियर में, वेस्टर्न पार्ट में, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न पार्ट में इटली का कुछ पार्ट मिल गया। 5 नंबर, इन द ईस्ट रसिया was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony। तो रसिया को ईस्ट का कुछ पार्ट मिला और प्रूसिया को सैक्सनी का कुछ पार्ट दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की एंड हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। और ये पूरा जो भी किया गया इसका मेन मकसद ये था कि जो राजा को हटाया गया फ्रांस से, उसको या फिर फ्रांस के आसपास के जो जगहों को जीता गया जहाँ पे नेपोलियन ने वहाँ के राजा को हटाया था,
उन जगहों पे वापस राजाओं को लाना होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। इसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि 1848 के अंदर जो लिबरल्स का रेवोल्यूशन था वो क्या था या उससे क्या समझते हैं, साथ ही साथ इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट क्या था या आइडिया क्या था या प्रभाव क्या पड़ा लिबरल्स के द्वारा। तो आइए आंसर देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन 1848 लिबरल नेशनलिज्म बिकेम मैनिफेस्ट थ्रू आउट यूरोप। मैनिफेस्ट होना मतलब एक तरह से फैल जाना, एक तरह जैसे बीमारी कोरोना फैल गई उसी तरह से ये जो लिबरल नेशनलिज्म था ये भी पूरे यूरोप में फैल गया था 1848 में। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लीबर मीनिंग फ्री। तो ये लिबरलिज्म वर्ड लीबर से आया है जो एक लैटिन वर्ड है और इसका लिटरल मीनिंग होता है फ्री, आज़ाद। ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्टिसियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजन रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। इस पीरियड के टाइम में जो आर्टिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, जो किसान थे, इन लोगों ने इकोनॉमिक हार्डशिप जो हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब इनको दिक्कतें आ रही थी, इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। थर्ड, मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। जो मिडिल क्लास थी, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, जिनके पास पैसा भी था और ज्ञान भी था, इन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ डिमांड करना शुरू किया कि हमें राजा ही नहीं, राजा के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए और हमारा खुद का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। फोर्थ, इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, जैक्स एट्सेट्रा डिमांडेड नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। तो इटालियंस, जर्मन्स, इन लोगों ने मिलकर के कहा कि हमारा खुद का एक नेशन होना चाहिए। नेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन कल्चर, बेस्ड ऑन एथनिसिटी, इनके ऊपर उनका अपना अपना एक देश होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए और उसके अंदर एक पार्लियामेंट गवर्नमेंट होना चाहिए। 5 नंबर, इन द इकोनॉमिक डोमेन इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अब्लॉइज ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसके अलावा उनको क्या चाहिए था कि इकोनॉमिक डोमेन के अंदर जितने भी मार्केट्स हैं उनको फ्री करना होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता था कि अगर एक देश का सामान दूसरे देश नहीं जाता था तो दूसरे देश का सामान इस देश में नहीं आ पाता था और इस वजह से चीज़ों की कमी होती थी और जो सामान बेचते थे वो उनका बहुत बढ़ा चढ़ा के दाम लेते थे। तो अगर ये फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो आराम से कोई भी सामान कहीं भी जा सकता था और आ सकता था और इस तरह से दाम पे कंट्रोल हो सकेगा। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बाल्कन क्राइसिस या इसे बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द बाल्कन रीजन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने से पहले बाल्कन रीजन में जो नेशनलिस्ट टेंशन था उसके क्या कारण थे। और एक क्वेश्चन इसके अंदर, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन द बाल्कन। तो बाल्कन्स के अंदर नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्ट ही क्यों हुई, इसके कारण बताइए। तो आंसर है द बाल्कन्स विटनेस अ सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। 1871 के बाद बहुत सारे नेशनलिस्ट टेंशन देखने को मिले बाल्कन के अंदर। पॉइंट नंबर 1, इट वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंपेरिजन मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नॉन एज स्लैब्स। तो ये जो रीज़न था इसमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर के, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग इथनिसिटी के लोग रहते थे और यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं। इन लोगों को मिला करके ही ये पूरा एरिया बना था और इन जगहों को मिला के बना था और इनको कहते थे स्लैब्स। मोस्ट ऑफ रीजन्स इन द बाल्कन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड इन द रीजन विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ये जो पूरा एरिया था इस पे लगभग ज़्यादा कंट्रोल ऑटोमन एम्पायर का था जो एक मुस्लिम राज्य था और यहाँ के जो लोग थे वो क्रिश्चियन थे। और ये जो आइडिया था रोमांटिसिज्म नेशनलिज्म का, ये स्टार्ट हुआ था इस आइडिया पे कि हम क्रिश्चियंस हैं, हमारा धर्म अलग है और कोई अलग धर्म वाला जैसे मुस्लिम था ऑटोमन एम्पायर वो हमारे पर कैसे कब्जा करके रह सकता है। इसके खिलाफ ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया था नेशनलिस्ट मूवमेंट।
और धीरे धीरे लोग जो थे, मतलब जो अलग अलग देश थे, ये ऑटोमन एम्पायर से अलग होना स्टार्ट हो गए। थर्ड नंबर, द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और नेशनलिटी they claimed with historical evidence that they had been subjugated by foreign powers. All Slavic nationalists struggled to define their identity and independence. तो जो बाल्कन पीपल थे, इनका कहना था कि हम एक टाइम में आज़ाद हुआ करते थे, हमारी नेशनलिटी थी, लेकिन बाहर से लोग आकर के यहाँ पे कब्जा कर लिया और हमें गुलाम बनाया। इस वजह से हमें फिर से आज़ादी चाहिए और हमारा जो आइडेंटिटी है वो आज़ादी का ही है, हम शुरू से ही आज़ाद थे। फोर्थ नंबर है, द बाल्कन स्टेट ट्राई टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। द रीजन्स ऑल्सो विटनेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ट्राइड टू एक्सटेंड देयर ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। अब जब बाल्कन्स ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर के खुद को आज़ाद कर लिए, करने के बाद अब उनके पास ये आइडिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने अंदर एक्वायर कर ले, मतलब दूसरों का ज़मीन छीने और अपने देश में मिला लें। इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, ये तो लड़ ही रहे थे, कुछ यूरोपियन पावर्स, जैसे यहाँ पे नाम दिए गए हैं रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सपोर्ट करते थे इन देशों को कि आप दूसरे के ज़मीन को छीन करके अपने टेरिटरी में मिला ले, ताकि वो बाद में उस पर कब्जा करके अपना कॉलोनी वहाँ पे स्टार्ट कर सके या फिर वहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सके। और इस तरह से ये छोटा छोटा झगड़ा बड़ा झगड़े में बदल गया। दिस लेड अ सीरीज ऑफ वॉर इन रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह से ये छोटा छोटा झगड़ा बड़ा होता गया और फाइनली लास्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच।